नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात सावरकर पर महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी के नए खुलासे की। आज तुषार गांधी ने सावरकर पर रक्षा मंत्री राजनाथ की टिप्पणी पर अपनी बात रखी। आरोप लगाया कि राजनाथ सिंह पूरा सच नहीं बता रहे। सच यह है कि सावरकर की शख्सियत महान नहीं बल्कि अंग्रेजों से माफी मांगने वाले शख्स की है। सावरकर तो अंग्रेजों की पेंशन पर जीवन यापन करते थे, तो महान कैसे हो सकते हैं? तुषार गांधी के बयान ने सावरकर पर जारी विवाद में नया चैप्टर जोड़ दिया। सवाल यही है कि आखिर सावरकर की माफी को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी और कंफ्यूजन क्यों है? आज इसी मुद्दे पर मेरे साथ आमने सामने होंगे महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी और सावरकर के पोते रंजीत सावरकर। सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं सावरकर पर नई कंट्रोवर्सी पर हमारी ये रिपोर्ट। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा अंग्रेजों को लिखी गई क्षमा याचिका पर मचे सियासी बवंडर पर अब महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी का कड़ा रिएक्शन आया है। तुषार गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इतिहास वाले ज्ञान पर बड़ा प्रहार किया है। लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की। एक लेटर की बिना पर उन्होंने ये कैसे अनुमान कर दिया जो, और उसके पहले जो जब बापू दक्षिण अफ्रीका में थे, दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह करते, तभी 1911 से सावरकर ने माफी मांगने का सिलसिला शुरू कर दिया था। तुषार गांधी ने पूछा है कि 1911 से लेकर 1919 तक अंग्रेजों को भेजी गई क्षमा याचिका किसके कहने पर भेजी थी। तुषार गांधी के प्रहार पर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने पलटवार किया। जनवरी 1920 में खत लिख के कहा था कि आप इनके रिलीज के लिए एक पिटीशन लिखे। इसके पहले भी सावरकर ने पिटीशन किए थे, मगर देवर और मर्सी पिटीशन, इसमें एक भी मर्सी पिटीशन नहीं थी। ये सभी क्रांतिकारियों के रिलीज के लिए पिटीशन थी। सावरकर की खुद की शख्सियत ही दो पहलुओं में बटी हुई है। गिरफ्तार होने से पहले के काल के जो क्रांतिकारी सावरकर थे वो, और गिरफ्तारी के बाद इमीडिएटली बाद जो माफी मांगने वाले सावरकर का पहलू उभर के आया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि साजिश के तहत सावरकर को इतिहास में सही स्थान नहीं दिया गया। सावरकर को बदनाम करने की मुहिम चलाई गई। राजनाथ सिंह के इसी दावे पर सावरकर और महात्मा गांधी के वंशज भी आमने सामने हैं। सबको मालूम था गांधी सावरकर के पिटीशन में क्या था। गांधी ने उसको खुला सपोर्ट किया है। गांधी ने कहा है कि सावरकर ब्रदर्स के टैलेंट का यूज हमने देश के लिए करना चाहिए। बहुत हास्यास्पद बात लगती है, लेकिन इसमें एक बहुत गहरी साजिश है। इतिहास को झुठलाने का की मुहिम जो चला रखी है इन लोगों ने। तो क्या सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर क्षमा याचिका भेजी थी? इसी पर देश भर में नई बहस छिड़ गई है। सवाल यही है कि सावरकर के माफीनामे का सच क्या है। पहली बार एक मंच पर सावरकर के माफीनामे पर महात्मा गांधी के पड़पोते और सावरकर के पोते को सुनिए। सबसे बड़े मुद्दे पर सबसे बड़ी टक्कर। तुषार गांधी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि ग्रेट ग्रैंडसन है महात्मा गांधी के, और रंजीत सावरकर जी हमारे साथ पोते दामोदर सावरकर के जुड़ गए हैं। आपके पास आते हुए तुषार गांधी जी, दोनों को दिखाइए। तुषार गांधी जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है। रंजीत जी ने कहा कि वो माफीनामा नहीं था, वो एक संयुक्त दया याचिका सभी के लिए था। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जो पेंशन की बात बार बार आ रही है, वो कह रहे हैं कि वो एक ऐसा अलाउंस था जो सभी को मिल रहा था। और जो रत्नागिरी में घर उनको देने की बात आपने कही है, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया कि उनको बस वहां पर नजरबंद किया गया था। तुषार जी, क्या कहेंगे आप? क्रिएटिव नाम देने की आदत है, कोई भी नाम से उसको बुला ले। जो कहा है, जो वास्तविक है, वो माफीनामा, पेंशन और खाने पीने के लिए सरंजाम, वो वही होगा उसका मतलब। उससे कोई और मतलब नहीं हो सकता। उनको जो पसंद हो वो नाम देने की आजादी उनको है। वो तो कह रहे हैं कि महात्मा के सलाह पर उनके भाई, जो विक्रम संपत ने भी अपनी किताब में लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि वो चिट्ठी लिखी थी 18 जनवरी को नारायण राव ने, उनके भाई ने, जिसके जवाब में महात्मा ने कहा था
कि मेरे लिए कठिन है कुछ कहना, लेकिन आप एक याचिका उनसे लिखवाइए जिसमें कहिए कि ये राजनीतिक अपराध था और मैं भी यहां पर अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं। तो ये जब 1911 से लेकर सिलसिला शुरू हुआ था तब किस महात्मा ने उनको सलाह दी थी वो भी बता दे। ठीक है, सवाल सीधा है रंजीत जी, इसका जवाब दीजिए। देखिए 1911 में जब वो अंडमान में जेल में गए, उसके बाद 1.5 महीने के बाद ही उन्होंने पहली ऐसी दया याचिका वाली चिट्ठी डाल दी थी, जिसको माफीनामा कहे, दया याचिका कहे, वो चिट्ठी डाल दी थी। तब उन्होंने कैसे बापू से सलाह ली थी, क्योंकि बापू तो आए ही थे 1915 में, महात्मा गांधी 11 से 15 तक, क्योंकि कुल उन्होंने 9 ऐसे माफीनामे सभी चिट्ठियां सलाह पे लिखी है जी। नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि गांधी की सलाह ली ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। उन्होंने सभी जो क्रांतिकारियों को रिहाई के लिए जनरल एमनेस्टी पिटिशंस जो किए हैं उसको गांधी का समर्थन था, ये गांधी के लेख से दिखता है। और 25 जनवरी 1920 की गांधी की जो चिट्ठी है वो स्पष्टता, गांधी भी कहते हैं कि आप भी पिटिशन करो, तो गांधी वॉज नॉट अगेंस्ट पिटिशन। तो ये गांधीवादी क्यों उसके अगेंस्ट है, क्यों अपने बापू पे विश्वास नहीं है उन्हें, क्या बापू ने गलत काम किया, अब ये सुधार रहे उनके? तो मैं बापू के जीवन का एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि बापू ने 25 के एक लेटर है, देखो उदाहरण मत दो, मेरे पास लेटर है, हम आवेदन पत्र की बात करें, आप एक एक सेंटेंस वहां से विदाउट रेफरेंस आप ले रहे। मेरे पास अभी पूरा एक किताब पढ़ेगी, रेजिनाल्ड क्रडॉक ने सावरकर के आवेदन पत्र के बारे में क्या क्या लिखा है, इसमें पूरे हर कॉमेंट्स पढ़े हैं कि सावरकर कितने खतरनाक है, उन्हें कैसे बंद करना चाहिए और क्या करना चाहिए, दूसरे क्रांति को कैसे नहीं छोड़ना चाहिए। मगर मैं इस मुद्दे पे जो मुद्दा जो चल रहा है, तो गांधी ने कहा है तो कहा है, उससे आपको क्या शर्म आ रही है कि एक लेटर लिखा था गांधी ने, तो उसमें लिखा है सीधा कि आप एक ब्रीफ एप्लीकेशन करो, तो एप्लीकेशन तो किया तो उसका ऑब्जेक्शन है, गांधी ने कहा तो उसमें ऑब्जेक्शन नहीं, क्या ये बात क्या चल रहा है ये? ठीक है जी। तो मैं बापू के जीवन का एक वाकया ही बताना चाहता हूं कि उनका जो मान्यता थी वो क्या थी। और ये दक्षिण अफ्रीका में 1908 में जो बापू को गिरफ्तार किया था सत्याग्रह के दरमियान और जेल में थे, तब बा की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और एक वक्त ऐसे लग रहा था कि बा बचेगी नहीं। तो बापू के सहयोगी जो फिनिक्स में उनके साथ रहते थे, अल्बर्ट वेस्ट करके, उन्होंने बापू को जेल में पत्र लिखा था और कहा कि बा बचेगी ऐसा लगता नहीं है, तो आप सरकार से माफी मांगकर, रियायत मांगकर पार्डन ले लीजिए और बा के पास आ जाइए ताकि आखिरी वक्त में आप बा के पास रह सकें। ये चिट्ठी जब बापू को जेल में मिली तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई, बहुत यातना हुई, पर उन्होंने उसका जवाब कस्तूरबा को चिट्ठी लिख के किया और कहा कि मुझे पता चला है कि तुम्हारी तबीयत, और उसका वो संबोधन था मेरी प्यारी कस्तूर, और कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है और शायद तुम बचोगी नहीं, पर मैं मजबूर हूं, मैं जिस युद्ध में पड़ा हूं सरकार के साथ उससे दगा नहीं कर सकता क्षमा मांगकर और दया की भीख मांगकर। सवाल तो राष्ट्रवाद के उस जज्बे का है ना, जहां प्राण की भी आहुति दी जाती है मुल्क और मुल्क की आजादी के लिए। ऐसे में उन्होंने उदाहरण दिया कि आहुति की बात सावरकर जी को समझाने की जरूरत नहीं है। नहीं, प्राण की आहुति की बात सावरकर जी से कहने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने वो कई बार की है। मैं कहता हूं कि माफी कहां है दिखा दो। मैं तुषार जी के साथ कई डिबेट्स में मैं साझा रखा हूं, मैंने कहा कि मैं मेरे पेपर लेके आता हूं, आप दिखाओ, पेपर लेके आओ, आमने सामने बैठो, डिबेट करो कॉमन, तो वो हर बार इसे नकारते रहे। मैं आपके माध्यम से उन्हें आज खुली चुनौती देता हूं कि तुषार गांधी, रंजीत सावरकर के सामने आपके कागज लेके आओ, जो भी पुरावे लेके आओ, अगर आपने सिद्ध कर दिया कि सावरकर ने माफी मांगी है तो मैं आपका चरण स्पर्श करूंगा और मैं ये सिद्ध करूंगा कि सावरकर ने माफी नहीं मांगी, और माफी मांगी है, गांधी के लेटर्स भी मेरे पास है। आज तक हम लोग ये लाते नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय पुरुषों को मैं गलत मानता हूं कि उनके कोई काम है तो मैं उसे उजागर करूं, मगर अगर मजबूर किया गया तो फिर मैं वो भी करने को तैयार हूं। मेरा तुषार गांधी को चैलेंज है कि आप कागज लेके आओ, मैं इतने कागज लेके बैठा हूं कि आधे घंटे के डिबेट में धमकियां नहीं दे रहा हूं मैं। अरे तो आप आओ, रंजीत जी आपके अरे लास्ट टाइम में आपने रिजेक्ट कर दिया, तो मेरे पास पूरे कागज है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। क्या
मैं सच दिखाऊंगा ना, आप दिखाओ कहां पे है, क्या ओरिजिनल कागज है, क्या डॉक्यूमेंट, आर्काइवल एविडेंस है। मैं एक एक पेपर दिखा के कोर्ट में आप कंडक्ट करो डिबेट, एक 1-to-1 आप डिबेट करो और उसे जूरी बिठाओ, उसके ऊपर हम कागज पेश करेंगे, हमारा कहना पेश करेंगे। टीवी पर जूरी नहीं बैठता सर, लेकिन बातचीत होती है। आप अपनी बात कहिए, वो अपनी बात कहे, ताकि जनता समझे कि क्या एक फोरम कहीं। ठीक है रंजीत जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, आपने अभी कहा कि मैं महापुरुषों की कोई चिट्ठी दिखाना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास ऐसी चिट्ठी है। कौन सी चिट्ठी है सर? आप दिखाइए, मत बताइए क्या है वो चिट्ठी में। सर 1919 में अमृतसर का जालियनवाला बाग आंदोलन जो हुआ, जालियनवाला का कांड जो हुआ, उसके बाद गांधी ने अपना सत्याग्रह वापस लिया है। उसमें उन्होंने ब्रिटिशों की माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों ने जो शर्मनाक व्यवहार किया है, पर्टिकुलर वेस्टर्न इंडिया में जो गुजरात में कुछ दंगे हुए, उसमें कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स को मारा गया, उसकी माफी मांगी है। और उन्होंने इस जालियनवाला बाग के कांड का जिक्र तक नहीं किया है। सुनो जालियनवाला बाग का कांड भी नहीं किया। और एक साल के बाद जालियनवाला बाग के बारे में ये कहा कि जालियनवाला बाग के लोग कायर है, अगर वो शूर होते तो वो उनसे लड़ते, और लड़ते मरते। ये गांधी ने एक साल के बाद कहा। मेरे पास सब चिट्ठियां आई है तुषार जी। तो गांधी ने जब कहते हैं कि मैं ब्रिटिशों की माफी मांगता हूं, दो बिंदु है, ठीक है, इसका वो जवाब देना चाह रहे हैं। प्लीज अब सुन लीजिए रंजीत जी। तुषार जी आप इसका भी जवाब दीजिए। और साथ ही वो कह रहे हैं कि माफीनामा नहीं था, जनरल एमनेस्टी दया याचिका, क्योंकि जो चिट्ठी भी विक्रम संपत ने डाली है 25 जनवरी की महात्मा की, उसमें उन्होंने कहा है एक संक्षिप्त याचिका आप तैयार कराएं और कहे कि भाइयों द्वारा राजनीतिक अपराध था। कितने लोगों को वो संयुक्त दया याचिका की दया और क्षमा मिली थी? एक ही आदमी को मिली थी ना। उसका अंजाम तो एक ही आदमी को, फायदा तो एक ही आदमी को मिला था। आप चाहे कहे कि वो जनरल एमनेस्टी थी, इट वाज एम्ड फॉर वन पर्सन। रंजीत जी ने छूट गए थे। बहुत गलत, रंजीत जी ने झूठ बात की थी। रंजीत जी ने एक झूठी बात की है और इसका स्पष्टीकरण मैं करना चाहता हूँ। ठीक है रंजीत जी आपने बड़ा आरोप लगाया महात्मा पर, एक बार उनको जवाब दे लेने दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ सर आपके पास। एक बार जवाब सुन लीजिए। अंजना जी ये गलत बात कर रहे थे। मेरा एक बात सुन लीजिए, सभी क्रांतिकारी 1918 से 1921 के बीच में छोड़े गए, केवल सावरकर को 1924 में छोड़ा गया। तो सावरकर को क्या फायदा हो गया? ठीक है, अब तुषार जी क्या 14 साल जेल, उसके बाद 13 साल 27 साल के लिए उन्हें बंद करके रखा तुषार जी ठीक है, बोलिए अभी बोलने दो। तुषार जी जो जलियांवाला बाग की बात की और आंदोलन वापस लेने की बात की और अंग्रेजों को माफी मांगने की बात की, रंजीत जी को मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि इतिहास में ये बात है चौरी चौरा के बारे में। उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा में गांव में एक भीड़ ने जो पुलिस वाले थे, पुलिस कर्मियों को पुलिस चौकी में बंद करके जला के मारा था और फिर उनकी हत्या कर दी थी। और उसकी खबर जब बापू को मिली थी तो उनको सदमा लगा था और उन्होंने कहा था कि ये एक शर्मनाक बात है और मैं इसके कारण मेरा आंदोलन वापस ले रहा हूँ। उसका जलियांवाला बाग से कोई रिश्ता नहीं था। आप अगर इतिहास पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़िएगा। वो चौरी चौरा की बात थी, जलियांवाला बाग की बात नहीं। ठीक है, अब एक बार तुषार जी मैं जरा आना चाहती हूँ महात्मा की हत्या पर, क्योंकि आपने भी चौरी चौरा पे दूसरी बात थी 1919। मैं ये दोहराता हूँ, 1919 का जो आंदोलन 1919 में पीछे लिया है, 21 को वापस शुरू हुआ है। 1919 में जो पीछे लिया है उसका लेटर में ढूंढ वो चिट्ठी आपको सामने लाना होगा, क्योंकि ऐसे तथ्यहीन बात नहीं हो सकती। ठीक है, अब अगले विषय पर आते हैं जो आपने लेट्स किल गांधी भी लिखी है तुषार जी। जालियांवाला बाग के बारे में कहा था जी, थोड़ा सा जालियांवाला बाग के बारे में कहते हैं men and women who died in Jallianwala Bagh were not martyrs or heroes. Had they been heroes, when General Dyer came on the scene in all his pride, they would have fought with the swords or sticks or would have stood up before him and faced the death. ये देखो, ये आपका दावा है कि महात्मा गांधी की चिट्ठी है? पेज 346 आपका दावा है महात्मा गांधी की चिट्ठी? बाग के यस, ये कंप्लीट गांधी सेवा और ने पब्लिश किया है, ये ऑफिशियल पब्लिश है। ये कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी पेज वॉल्यूम 21 पेज 346 है। जालियांवाला बाग के मार्टिर्स को गाली दी है इन्होंने कॉवर्ड्स बोल के गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या पर आते हैं। तुषार गांधी जी आपने किताब भी लिखी है लेट्स किल गांधी, उसमें आपने जिक्र किया है और आप सावरकर को सीधा इससे लिंक करते हैं, लेकिन ना उस समय यह साबित हो पाया, ना 66 में जब कपूर कमीशन बैठा। तो ऐसे में
ऐसे में कैसे आप सीधे लिंक करते हैं सावरकर को महात्मा की हत्या से? ये साबित नहीं किया गया, नहीं हुआ ऐसा नहीं था, ये नहीं साबित नहीं किया गया था। अगर पूरे इन्वेस्टिगेशन को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ग्वालियर से जो बंदूक नथुराम गोडसे को मिली 2 दिन पहले, हत्या के 2 दिन पहले, उसकी बारे में तहकीकात सबसे कमजोर की गई थी कि वो ग्वालियर की जो बंदूक थी वो ग्वालियर पैलेस से, जो ग्वालियर का तब का सावरकर का सबसे बड़ा भक्त परचूरे था, उस द्वारा नथुराम को कैसे दिलवाई गई थी। और कपूर कमीशन में सावरकर के 2 जो खास कसार और दामले करके सहायक थे, उन्होंने ये कहा था कि न सिर्फ 16-17 जनवरी को लेकिन 27 जनवरी को भी नथुराम और आप्टे सावरकर को मिलने सावरकर सदन आए थे। और तब तक नथुराम पूरे बंबई में एक अच्छी बंदूक की खोज में मारा फिर रहा था और उसको मिल नहीं रही थी हत्या के 3 दिन पहले तक। और उसके बाद 28 तारीख को सावरकर को मिलने के बाद नथुराम सीधा दिल्ली जाता है, दिल्ली से ग्वालियर जाता है और सीधा परचूरे के पास जाके कहता है कि मुझे बंदूक की जरूरत है, मुझे ये काम करना है और मुझे ये बंदूक दिलवानी होगी। परचूरे भी सावरकर भक्त है, और तब जाके उसको वो बंदूक प्राप्त होती है। और खून के बाद ग्वालियर में सभा लेके परचूरे पुरजोर से ये ऐलान करता है कि जिस बंदूक से हत्या की गई गांधी की, वो हम ही ने ग्वालियर से भेजी थी। अभी अभी ग्वालियर की हिंदू महासभा ने भी इसके पुष्टिकरण किया है कि हम ही ने वो हथियार भेजा था। और वो परचूरे का कांटेक्ट देने का जो लिंक था वो कपूर कमीशन में हिंट किया गया। कपूर कमीशन का जो ब्रीफ दिया गया था, जो इंक्वायरी ब्रीफ था, उसमें उनको सावरकर को इंक्वायरी करने का अधिकार नहीं दिया था। लेकिन फिर किसने बचाया सर? नेहरू की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, किसने बचा दिया फिर सावरकर? कांग्रेस के लिए पॉलिटिकली वो बहुत एसेंशियल था कि सावरकर को इम्प्लीकेट ना करे, क्योंकि एक डर था कि अगर सावरकर को इम्प्लीकेट किया जाएगा और कन्विक्ट किया जाएगा तो शायद ये हो सकता है कि हिंदू भी कांग्रेस से गुस्सा हो जाए, खफा हो जाए। मतलब आप कह रहे हैं उनकी मृत्यु के फौरन बाद और फिर 66 में दोनों वक्त पर कांग्रेस पार्टी ने नाइंसाफी की महात्मा की हत्या के केस में? मैं सिर्फ ये आपको कहना चाहता हूं कि जब जो चीफ इन्वेस्टिगेटर था जिमी नगरवाला, और वो जब गए प्रोसिक्यूटर के साथ दिल्ली गए और सरदार पटेल को मिले और कहा कि हमें लगता है कि सावरकर इज द चीफ कॉन्स्पिरेटर इन दिस कॉन्स्पिरेसी, तो उसे अरेस्ट करने की हमें परमिशन दी जाए, तो सरदार पटेल ने उनको साफ ये कहा था कि इफ यू थिंक दैट यू विल इम्प्रेस द गवर्नमेंट बाय अरेस्टिंग हिम, डोंट डू दैट। इफ यू आर गोइंग टू अरेस्ट हिम ओनली इफ यू हैव इनफ प्रूफ टू कन्विक्ट हिम। और तब उनको ये आश्वासन दिया गया था कि हमारे पास इतने सारे सबूत हैं कि ही कैन नॉट एस्केप। ठीक है रंजीत जी। पर जब प्रोसिक्यूशन ने केस कोर्ट में दाखिल किया तो सबसे कमजोर जो 2 प्रूफ एविडेंसेस थे सावरकर के खिलाफ वही उन्होंने पेश की। तो वो एक बात सरदार पटेल के साथ जो बात की गई थी और जो प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में किया, उसके बीच में बहुत बड़ा फर्क था। और ये फर्क क्यों था, इसका जवाब अभी तक मिला नहीं। ठीक है रंजीत जी, आप जवाब दे रहे थे। कपूर कमीशन की रिपोर्ट कैसे मुंबई में वो मिले, सावरकर सदन गए, वहां से लेकर तमाम लिंक्स को वो जोड़ रहे हैं, इस पर सीधा जवाब। उनके जो सेक्रेटरी, नहीं मैं कह रहा हूं ना कि वो कहते हैं कि उनके सेक्रेटरी और उनके बॉडीगार्ड ने कपूर कमीशन के सामने साक्ष्य दी। मेरे पास लिस्ट ऑफ विटनेसेस है, 148 विटनेसेस वर एग्जामिन्ड, उसमें उनके सेक्रेटरी का नाम है ना इसका नाम है। तो ये एक नेशनल चैनल पे वो सरेआम झूठ बोल रहे हैं कि उनके सेक्रेटरी ने कहा, उनके इसने कहा, तो ऐसी झूठी बात है। और दूसरी बात वो कभी खुद ही कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अगर ये नहीं किया तो मैं तो कहता हूं फिर नेहरू का क्या इंटरेस्ट था गांधी के मर्डर में? ये देश को पता चले कि अगर गांधी हत्या का सच दबाया गया और ये कहते हैं कि सावरकर को इम्प्लीमेंट किया गया, सावरकर की पॉलिटिकल करियर पूरी, प्रधानमंत्री तो थे ना, बीच में मत बोलो ना, मैं भी नहीं बोला ना आपके बीच में। तो ठीक है, बोलिए रंजीत जी, पूरी कीजिए। आईबी का चीफ है, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है,
आईबी का चीफ ये प्रधानमंत्री को रिपोर्ट कर, तब आईबी का चीफ जो संजीवी थे वही दिल्ली पुलिस के चीफ थे, ही वाज रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू नेहरू। तो मेरा ये कहना है कि नेहरू का क्या उसमें ये था कि सावरकर गांधी हत्या का जो कुछ इन्वेस्टिगेशन, जो अभी इन्होंने खुद कहा है कि इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं किया गया या उसे दबाया गया, मैं तो कहता हूं सावरकर को इंप्लीमेंट किया गया, उनका पॉलिटिकल करियर डिस्ट्रॉय हो गया। हिंदू महासभा जो नंबर 2 पॉलिटिकल पार्टी थी, 16% वोट शेयर थे उनके, वो डिमोलिश हो गई पॉलिटिक्स से। आरएसएस के वर्कर्स, बस शक आ गया ये आदमी आरएसएस का, उसकी नौकरी चली गई। हजारों मतलब करीबन 40 to 50,000 फैमिलीज को नौकरी गंवानी पड़ी, उनको जेल में डाला गया, लोगों को इतने अत्याचार हुए, और ये कहते इंप्लीकेट नहीं किया। और ये सरेआम झूठ कहते हैं कि उनका सेक्रेटरी और बॉडीगार्ड आके कपूर में, मेरे पास लिस्ट है 148 विटनेस वर एग्जामिन्ड। मेरा वापस चैलेंज है, ये आदमी बहुत झूठ बोलते रहता है बार बार, आमने सामने अगर वो हो जाएगा तो मैं मेरे कागज लेके आऊंगा। इधर पंजाब कांग्रेस में फिर से हलचल तेज हो गई है। नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली आए, उन्होंने कहा ऑल इज वेल, यानी सुलह हो गई है। मैंने पंजाब के प्रति, पंजाब कांग्रेस के प्रति जो भी मेरे कंसर्न्स थे वो पार्टी हाई कमांड को बताए हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कांग्रेस प्रेसिडेंट पे, प्रियंका जी पे और राहुल जी पे। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में हम रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे जमानत की मन्नत नहीं हुई पूरी, कैसे एक रुके हुए फैसले में बुरे फंसे हैं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान। देखते रहिए। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप, और आपको दिखाते हैं कि कैसे आर्यन खान की जमानत की मन्नत आज भी पूरी नहीं हुई। शाहरुख खान और गौरी खान का सपना छंद से टूट गया। 2 दिन की लंबी बहस और आर्यन खान के दो सीनियर और दिग्गज वकीलों की जिरह के बाद भी उन्हें जमानत नहीं मिल पाई। अब कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत पर 20 अक्टूबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया है, यानी आर्यन खान 20 अक्टूबर तक जेल में ही रहेंगे। फिर से क्यों अटक गई आर्यन खान की जमानत? आर्यन के 2 टॉप वकील भी क्यों नहीं दिला पाए जमानत? एनसीबी ने आर्यन की जमानत में अब कौन सा पेंच फंसा दिया? बीस अक्टूबर तक आर्यन की जमानत पर फैसला क्यों सुरक्षित रख लिया गया? अब 20 अक्टूबर तक आर्थर रोड जेल में क्या क्या करेंगे आर्यन खान? आर्यन खान की जमानत की मन्नत पर कैसे फिर गया पानी? शाहरुख खान और गौरी खान के अरमान कैसे टूट गए? एनसीबी की कस्टडी से लेकर आर्थर रोड जेल तक पिछले 12 दिन से आर्यन खान ड्रग्स केस में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन आर्यन की असली परेशानी अब शुरू होने जा रही है। जी हां, जेल में आर्यन को अब तक जो वक्त गुजारा है उन्होंने, सब कुछ अब बदल जाएगा। आर्यन को जेल में कैदी नंबर N956, जी हां 956 दिया गया है। आर्यन को सुबह 6 बजे उठना होगा। जेल में किस तरह से उन्हें अपना वक्त बिताना होगा, क्या उनका हाल होगा, देखिए। जी हाँ, आर्यन खान के लिए शाहरुख और गौरी मन में यही सोच रहे होंगे। शाहरुख खान के घर मन्नत में आर्यन खान के लिए जमानत की मन्नतें मांगी गईं। लेकिन सेशंस कोर्ट के जज ने आर्यन खान की जमानत पर फैसला 20 अक्टूबर तक सुरक्षित रख लिया और फिर से आर्यन खान को जमानत नहीं मिल पाई। आर्यन खान के लिए शाहरुख खान ने भले ही अपने होठ सिल लिए, हर आंसू पी लिए, लेकिन वो आर्यन खान को ड्रग्स केस में जमानत दिलाने के लिए पूरी कोशिश करते रहे। किसी भी कीमत पर आर्यन खान को जमानत दिलाने के लिए शाहरुख खान ने मुंबई के 2 टॉप वकीलों को लगाया। जी हाँ, सीनियर वकील सतीश माने शिंदे से लेकर उनके भी सीनियर अमित देसाई को आर्यन की जमानत का जिम्मा सौंपा गया। लेकिन वकीलों की तगड़ी जिरह में एनसीबी ने आर्यन की जमानत नहीं होने दी।
आज हम आपको दिखाएंगे कि पिछले 2 दिन में आर्यन की जमानत के लिए एनसीबी और आर्यन खान के वकीलों के बीच क्या बहस हुई और क्यों सेशंस कोर्ट के जज इस नतीजे पर पहुंचे कि आर्यन पर फैसला 20 अक्टूबर तक सुरक्षित रखा जाए। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि 20 अक्टूबर तक यानी इन 6 दिनों में आर्यन खान के दिन जेल में कैसे कटने वाले हैं। हम आपको बता दें कि अभी तक तो आर्यन खान को आर्थर रोड जेल की क्वारंटीन सेल में रखा गया था, क्योंकि कोरोना के चलते जेल का ये नियम है। लेकिन अब उनका क्वारंटीन पीरियड खत्म हो चुका है और अब जेल में आर्यन खान को बाकी दूसरे कैदियों की तरह ही रहना होगा। सूत्रों से खबरें आ रही थी कि अभी तक आर्यन खान जेल का खाना ठीक से नहीं खा रहे थे, वो सिर्फ बिस्किट वगैरह ही ले रहे थे। बताया ये भी गया था कि आर्यन जेल का पानी भी नहीं पी रहे थे, वो अपने साथ 12 बोतल पानी लेकर गए थे। अब वो पानी भी खत्म हो रहा है। लेकिन अब आर्यन खान को फैसला सुनाने तक यानी 6 दिन और जेल में रहना होगा, तो उन्हें जेल के सारे नियम कायदे मानने पड़ेंगे। आर्यन खान को सिर्फ और सिर्फ जेल का खाना मिलेगा, जेल का ही पानी मिलेगा। जेल में आर्यन खान को क्रूज से पकड़े गए बाकी आरोपियों से अलग रखा जाएगा। कल आर्यन का RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें आर्थर रोड की साधारण बैरक में रखा जाएगा। आर्यन के नाम से जेल में पैसे जमा हो जाएंगे, जिनसे आर्यन खान कैंटीन से अपने लिए सामान खरीद सकते हैं। लेकिन आर्यन जेल में अपने घर के कपड़ों में रहेंगे। अभी आर्यन को कैदियों के कपड़े नहीं दिए जाएंगे। आर्यन को जेल में किसी भी कीमत पर सुबह 6 बजे उठना होगा और 7 बजे उन्हें जेल का नाश्ता मिलेगा, जबकि लंच 11 बजे मिलेगा। शाम का नाश्ता और डिनर शाम को 6 बजे दिया जाएगा। आर्यन को सिर्फ दोपहर में ही बैरक से बाहर निकलने की इजाजत होगी। सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ चुकी है। अब अगले 5 दिन मिनिमम उनको मुंबई के आर्थर रोड जेल में ही रहना पड़ेगा। आर्थर रोड जेल के सोर्सेज से जब हमने बात की तो उन्होंने हमसे कहा कि आर्यन खान काफी ज्यादा डिस्टर्ब और टेंस लग रहे हैं, वो यहाँ पर पूरी तरीके से कंफर्टेबल नहीं है। जेल के सोर्सेज हमें बता रहे हैं क्योंकि वो पहले कभी जेल नहीं आए, तो कोई भी व्यक्ति जब जेल में पहली बार आता है तो उनको ये सारी तकलीफें से गुजरना पड़ता ही है। अब आपको बताते हैं कि आर्यन की इन तमाम मुश्किलों की घड़ी कैसे शुरू हुई, कैसे कोर्ट में आर्यन के वकीलों और एनसीबी के वकीलों के बीच तगड़ी बहस हुई। बुधवार को मुंबई की स्पेशल NDPS कोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर जो बहस अधूरी रह गई थी, उसे आज पूरा होना था। कोर्ट के बाहर सुबह से ही लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी। आर्यन के वकील सुबह 11 बजे से ही अदालत में थे, लेकिन एनसीबी की तरफ से पैरवी करने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह करीब 2 बजे पहुंचे। ASG अनिल सिंह ने आर्यन खान की जमानत याचिका के विरोध में दलीलें शुरू कर दी। ASG ने कहा, आर्यन और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से 6 ग्राम ड्रग्स बरामद हुए हैं और वो ये नहीं कह सकते कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दोनों अच्छे दोस्त थे और दोनों एंजॉय करने जा रहे थे। आर्यन खान ने कोई पहली बार ड्रग्स नहीं लिए। रिकॉर्ड और सबूतों से पता चलता है कि वे पिछले कई सालों से नियमित रूप से प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करते रहे। ASG ने अपनी दलील आगे बढ़ाते हुए कहा, हार्ड ड्रग का इतनी ज्यादा मात्रा में निजी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चैट से मात्रा का अंदाजा लगाया जा सकता है। आर्यन पेडलर कादिर और विदेशी नागरिक अचित कुमार के संपर्क में थे। विदेशी नागरिक का पता लगाने के लिए हम मंत्रालय के संपर्क में हैं। ASG अनिल कुमार ने आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए कहा, ड्रग्स युवाओं को प्रभावित कर रहा है। युवा हमारे देश का भविष्य है। इसी पीढ़ी पर देश का भविष्य निर्भर करता है। ये महात्मा गांधी और बुद्ध की भूमि है। जांच अभी शुरुआती दौर में है, इसमें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। आर्यन के वकील अमित देसाई ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा मुवक्किल ड्रग का आदी है, लेकिन कानून कहता है कि नशा करने वाले को सहानुभूति पूर्वक देखा जाना चाहिए। कृपया ध्यान रखें कि किसी की आजादी दांव पर है और जांच प्रभावित हुए बिना जमानत अभी भी दी जा सकती है। अमित देसाई ने कहा कि एनसीबी कह रही है कि आर्यन ने कबूल किया है कि वो अरबाज के साथ चरस लेने वाले थे, लेकिन अदालत ये भी जानती है कि चीजों को कैसे स्वीकार कराया जाता है। अमित देसाई ने कोर्ट में कहा, कानून के सामने हर कोई समान है। एक सेलिब्रिटी से ज्यादा कठोरता नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने ड्रग सेवन को स्वीकार किया तो उनका बयान देखें। ज्यादा से ज्यादा 1 साल सजा हो सकती है। मुद्दा केवल आजादी का है। आर्यन अगर जमानत पर रिहा हुए तो भी जांच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुंबई की स्पेशल NDPS कोर्ट में 2 दिनों की तगड़ी बहस के बाद कोर्ट ने आर्यन की जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और फैसला सुनाने की तारीख 20 अक्टूबर तय कर दी। मतलब ये कि 20 अक्टूबर यानी करीब हफ्ते भर आर्यन खान मुंबई की आर्थर रोड जेल में ही रहेंगे।
विद्या के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। आर्यन खान के लिए कैसे ड्रग्स केस जी का जंजाल बन गया है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं बॉलीवुड की दो हसीना नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। मामला 200 करोड़ की वसूली का है। सवाल यह है कि कैसे ये दोनों हीरोइन तिहाड़ जेल से 200 करोड़ की फिरौती वसूलने वाले सुकेश चंद्रशेखर नाम के शख्स के जाल में फंस गई। अब ईडी केस को सुलझाने के लिए तमाम परतें उधेड़ रहा। जैकलीन फर्नांडिस को ईडी ने क्यों भेजा समन? क्या है 200 करोड़ रुपए की ठगी का पूरा मामला? $200 करोड़ की वसूली केस में कैसे आया नोरा का नाम? नोरा फतेही और जैकलीन से क्या पूछना चाहती है ईडी? लेकिन जब इन दोनों अभिनेत्रियों का नाम 200 करोड़ की वसूली के केस में जुड़ा तो हर तरफ खलबली मच गई। अपने डांस से सबको हिलाने वाली नोरा फतेही दिल्ली में ईडी के दफ्तर में पेश हुई तो सबका चौंकना लाजमी था। हर कोई यही जानना चाहता है कि 200 करोड़ की वसूली के केस में नोरा का क्या कनेक्शन है। तो सुनिए, अपने ग्लैमर के लिए मशहूर नोरा फतेही सुकेश चंद्रशेखर मामले की जांच में शामिल होने के लिए दिल्ली के ईडी दफ्तर पहुंची। सुकेश चंद्रशेखर दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। सुकेश चंद्रशेखर और उसकी कथित पत्नी एक्ट्रेस लीना पॉल पर तिहाड़ जेल के अंदर से 200 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूलने का आरोप है। बताया जा रहा है कि सुकेश ने नोरा फतेही को भी अपने जाल में फंसाकर पैसे वसूलने की कोशिश की थी। सूत्रों के मुताबिक 200 करोड़ की रंगदारी वसूलने का मुख्य आरोपी सुकेश अभिनेत्री जैकलीन को तिहाड़ जेल के भीतर से ही फोन करता था। सुकेश तिहाड़ जेल के अंदर से कॉल स्पूफिंग सिस्टम के जरिए एक्ट्रेस को फोन किया करता था। जैकलीन को भी सुकेश ने जेल के अंदर से साजिश रचकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी। इसी के जरिए जैकलीन के साथ हुई धोखाधड़ी की जांच एजेंसियों को भी जानकारी मिली थी। 200 करोड़ रुपए की रंग। तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों पर एक ब्रेक के उस पार महानवमी उत्सव पर आस्था के रंग। देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। बात महानवमी की, जिसके रंग में आज पूरा देश रंगा नजर आ रहा है। नेता से लेकर जनता तक भक्ति भाव में डूबे हैं। वहीं खूबसूरत पंडाल लगी छठा बिखेर रहे हैं। नवमी पर मां दुर्गा के नवे स्वरूप मां सिद्धिदात्री की आराधना के लिए देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी है। ये दिल्ली का छतरपुर मंदिर है। यहाँ आदिशक्ति की विशेष आरती की गई। महानवमी पर देवी के दर्शन के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त पहुँच रहे हैं और मां के आशीर्वाद से अपनी झोली भर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी महानवमी पर गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कन्या पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वडोदरा में नवमी पर देवी की पूजा अर्चना पारंपरिक अंदाज में की गई। ढाकी के थाप गूंजे तो धनुची नाच शुरू हो गया। वडोदरा में बंगाल के लोगों की संख्या अच्छी खासी है। ये हर साल इसी तरह अपने खास अंदाज में दुर्गा पूजा करते हैं। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।